हेलो नाइन्थ क्लास के दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो जैसा कि हमने सर्कल्स का जो चैप्टर था, जो हमारा बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था, पेंडिंग तो क्या ही मतलब काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था, इतना डिले नहीं होना चाहिए था। वो चैप्टर अपना ख़त्म हो चुका है और वो चैप्टर था अपना पास में चैप्टर 10। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या रहेगा अगला चैप्टर और कितने चैप्टर्स बचे हैं, ये सब मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आपके पास में बच रहा है, एक बच रहा है चैप्टर 1, एक बच रहा है चैप्टर 5, एक बच रहा है आप लोगों के पास में चैप्टर 11, एक बच रहा है आप लोगों के पास में चैप्टर 14 और एक बच रहा है, सॉरी 14 नहीं, 13 और एक बच रहा है आप लोगों के पास में 14 और आई थिंक 15 चैप्टर तो है ही नहीं। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को। यस गाइस, 15 चैप्टर है तो इसका मतलब आपका चैप्टर 15 भी हो गया। यानी आपके कितने चैप्टर बच गए? 1 2 3 4 5 6, 6 चैप्टर आप लोगों के पास में बचे हैं। आप बोलोगे सर आपने चैप्टर 12 क्यों नहीं लिखा, आपने वो भी नहीं पढ़ाया, वो अभी चालू कर देंगे, ठीक है। तो यानी 6 चैप्टर्स आप लोगों के पास में बचे हैं, यानी कि 15 में से आप लोगों के पास में 6 चैप्टर यानी कि 9 चैप्टर्स आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। तो इस बात की खुशी मनाओ कि 9 चैप्टर बहुत जल्दी हमने कंप्लीट कर दिया और जो 6 चैप्टर्स है ये भी अपन जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा नहीं, 1.5 मंथ लेके अपन पूरा का पूरा जो है अपना पार्ट वो कंप्लीट कर देंगे बढ़िया से, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया था कि देखो चैप्टर 1 तो क्या है, नंबर सिस्टम्स है। चैप्टर 5 है आप लोगों के पास में यूक्लिड ज्योमेट्री। चैप्टर 11 है ना, वो आप लोगों के पास में कंस्ट्रक्शंस। तो भाई साहब ये 3 चैप्टर जो है ना वो आप लोगों के पास में तो बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इनको तो मैं एक एक लेक्चर में भी खत्म कर दूं। ये सारे 1 लेक्चर वाले हैं या 1.5 लेक्चर वाले चैप्टर्स हैं। 2 लेक्चर तो लगेंगे ही नहीं, इसमें बोल देता हूँ। हो सकता है एक ही लेक्चर में खत्म करूंगा। 1.5 इसलिए बोला क्योंकि अपन जनरली अपना जो लेक्चर होता है वो हाईएस्ट 40 मिनट्स का होता है, 42-43 मिनट्स का। और जो लोएस्ट होता है वो अपने पास में 20 मिनट का, 15 मिनट का होता ही है, क्योंकि इतने मिनट का तो यार चैप्टर डालना ही पड़ेगा। तो ये 3 चैप्टर वैसे हैं और ये तीसरा जो है 13th नंबर, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। फोर्टीन चैप्टर आप लोगों के पास में स्टैटिस्टिक्स। कुछ लोग इसे स्टैट्स भी बोलते हैं, स्टैट्स भी लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, स्टैट्स। और फिर 15 जो चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोबेबिलिटी एक टाइम पे पीक पकड़ता है, बट वो अभी नहीं पकड़ेगा। अभी तो आप लोगों के पास में बेसिक चीजें हैं इसमें, बेसिक। ये आप लोगों के पास में 2 से 3 लेक्चर में खत्म। ये जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये हो सकता है आप लोगों के पास में 6 से 7 लेक्चर ले ले। यानी कि ये चैप्टर आप लोगों के पास में आपका टाइम ज्यादा ले सकता है। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग चैप्टर यही है और इससे क्वेश्चन आने भी संभव है। तो इसे आप स्टार मार्क कर लेना, ये अपना जो है फर्दर प्लान रहेगा। तो उसी हिसाब से मैं क्या करूंगा, ये तीनों जो चैप्टर है वो एंड में करा दूंगा आप लोगों को 9th के सिलेबस के लिए। और फिर उसके बाद में ये जो दोनों चैप्टर है उसके बाद में नहीं, उसके बाद तो अपना सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। तो पहले अभी जैसे 12th चैप्टर चलेगा, 12th चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला, वो जैसे ही खत्म होगा फिर मैं आप लोगों के पास में स्टैटिस्टिक चालू करवा दूंगा, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, और फिर उसके बाद अपन करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और बाद में फिर ये तीनों चैप्टर्स अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अपना स्केड्यूल ये रहेगा। इनको हम प्रायोरिटी देंगे 1 नंबर पे, इसको हम 2 नंबर पे, इसको हम 3 नंबर पे। इस हिसाब से हम कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर्स। तो आप लोगों को अगर ये नोट करना है तो आप कर लो। रिमेनिंग लेक्चर्स है आप लोगों के पास में, ताकि आप लोगों को पता तो लगेगा कि सर ने क्या कितना कराया कितना नहीं कराया, कितने लेक्चर्स में हो पाएगा कंप्लीट, है ना। चलो तो आज के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। तो आज का जो अपना चैप्टर है उसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला को समझने से पहले
हमें समझना पड़ेगा कि सर हीरोन्स फॉर्मूला वर्ड आया क्यों। पहली बात तो ये, फॉर्मूला तो सर मैं समझ गया, किसी भी चीज़ का फॉर्मूला होता है, जैसे सर्कल का फॉर्मूला होता है, सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, वो तो मैं समझ गया सर, फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। हीरोन्स कौन था? बात है तो सर हीरोन्स एक नाम है या एक सब्सटेंस का नाम है? मैं आप लोगों को बता दूं आपकी डिटेल के लिए, आपका वैसे इसमें अपना कोई काम नहीं है, बट अपन को बताना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हीरोन्स जो है, हीरोन वो आपके पास में है बहुत बड़े मैथमेटिशियन। तो बेसिकली हीरोन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जो कि अपने इजिप्ट में पैदा हुए, और इजिप्ट में पैदा होने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी मैथ से रिलेटेड, और उनके न्यूमरस कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने मैथमेटिक्स में। बट हीरोन्स के मन में एक दिन ख्याल आया कि सर्कल को, ट्रायंगल की बात होती है यहाँ पर, ट्रायंगल की इस जो है इस लेक्चर में या इस चैप्टर में बात होती है आप लोगों के पास में ट्रायंगल की। सर मुझे एक बात पता है कि ट्रायंगल सर ऐसा होता है, ए बी सी। अब तक हम लोग जो ट्रायंगल का अगर हमें एरिया फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो अब तक हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप लोगों के पास में क्या फॉर्मूला रहा था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप लोगों के पास में बेस फॉर्मूला रहा था। बेस क्या होता है सर? ये BC जो है वो आपके पास में बेस है, यानी कि हाफ इंटू BC इंटू हाइट होगी आप लोगों के पास में ये डी, AD। ये आप लोगों के पास में हाइट होगी, यानी हाफ इंटू BC इंटू AD। यहाँ पर AD बेस, ये बेस का काम कर रहा है, ये आप लोगों के पास में एल्टीट्यूड या आप लोगों के पास में आपकी हाइट का काम कर रहा है। तो हीरोन को लगा कि भाई मुझे कभी कभार तो क्वेश्चन में दिया हुआ भी नहीं होगा कि मेरा बेस मेरा एल्टीट्यूड है क्या। उसने यही सोची, इस फॉर्मूले से अपन सारे ट्रायंगल्स के बेसिस और वो अपन एरिया तो नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से। तो हीरोन के मन में ख्याल खटका कि अगर 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 मैं इन तीनों, ये जो है ये AC, AB और BC, इन तीनों साइड्स को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना दूं, यानी कि अगर मैं एक तीनों साइड को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो उससे मेरे पास में क्या होगा? मेरे पास में आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल हो, जितने भी ट्रायंगल है, जितने भी, और एनी अदर। मेन तो तीन ही होते हैं, बाकी एक्स्ट्रा में जितने भी अपने पास में ट्रायंगल्स होंगे, ये सारे के सारे ट्रायंगल्स के जो फॉर्मूला से है एरिया अपने को निकल जाएंगे। कभी कभार क्या होता है कि किसी में एल्टीट्यूड ही नहीं गिवन है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें आप लोगों के पास में तो एल्टीट्यूड गिवन होगा। ये देखो, ये राइट एंगल होता है तो ये तो एल्टीट्यूड ही तो है एक तरह से, ये जो 90 डिग्री पे हो रहा है ये एल्टीट्यूड ही है, यानी कि ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, यानी कि हाफ इंटू बेस आपके पास में ये BC हो गया इंटू AB एल्टीट्यूड हो गया। ये आप लोगों के पास में एल्टीट्यूड आ गया। बट अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है तो आप तो हाइपोटेन्यूज फार्मूला से, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लोगे, है ना, h² इक्वल टू P² प्लस B², इससे तो आप निकाल लोगे आराम से। क्यों भाई, सही बात है ना, ये परपेंडिकुलर है तो आपके पास में ये आप आ जाएगा h² माइनस का B² इक्वल टू P², ये आपके पास में आ जाएगा। तो आप आराम से तो इसका परपेंडिकुलर का तो फॉर्मूला आपने निकाल दिया, यानी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू थी निकाल दी। लेकिन बात आई भाई साहब आइसोस्केलस ट्रायंगल में, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और भी अलग अलग ट्रायंगल्स आते हैं जिसमें एक साइड ही होती है इक्वल। तो क्या है ना, हाँ, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन याद, नाम याद नहीं आ रहा था, स्केलन। उसमें क्या होता है आपके पास में जो तीनों साइड्स होती हैं आप लोगों के पास में वो अनइक्वल होती हैं। स्केलन ट्रायंगल कुछ ऐसा एग्जांपल होता है। तो इसमें आप लोग कहाँ बेस ढूंढते फिरोगे यार, इसमें आप लोगों के पास में तो आपका बेस ही से इक्वल पॉइंट का नहीं है। बात तब आती है ना जब आप लोगों के पास में आपका बेस इक्विवेलेंट होता है, यानी कि तीनों साइड से इक्विवेलेंट होना चाहिए बेस, है ना, बात ये आती है।
लेकिन इसमें तो भाई साहब बेस इक्विवेलेंट नहीं है। तो पाइथागोरस को ध्यान लगा कि हम इस चीज से तो सारे ट्रायंगल्स का सॉल्व ही नहीं कर सकते एरिया, सारे ट्रायंगल्स का हम निकाल ही नहीं सकते। तो उसने अपना एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में, जो कि आज के डेट में एनसीईआरटी बुक्स में अगर वो फॉर्मूला है तो इसका मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन था मैथ्स की तरफ वो बहुत ही बड़ा था। और हम लोग तो एक तरह से उसे अपना आइडियल मानते हैं, क्योंकि पाइथागोरस जो था, हिरोन जो था, उसने बहुत मेहनत करी थी अपनी जीवन में, और उस चक्कर में और ऑब्जर्वेशन करते 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 उसने बेसिक से एक फॉर्मूले को ऐसा इंडिकेट किया कि वो फॉर्मूला इतना हार्ड भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, बट उससे जितने भी सवाल हैं, चाहे वो ट्रायंगल कोई भी हो, वो सारे के सारे ट्रायंगल्स का एरिया आपको निकाल के दे देगा विदाउट एनी एल्टीट्यूड। अगर एल्टीट्यूड की आपको वैल्यू नहीं गिवन हो तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमारा बापू हिरोन है ना, वो हमें सिखाएगा कि आप लोग कैसे अपना तीनों साइड्स के अकॉर्डिंग उसका एरिया आप लोग अच्छे से निकाल पाओ। ठीक है, इस चैप्टर में पूरा का पूरा चैप्टर हिरोन को ही डेडिकेटेड है। ये पूरा चैप्टर हिरोन को डेडिकेटेड, बहुत ही छोटा, शॉर्ट एंड सिंपल चैप्टर, एक फॉर्मूले पे बेस्ड है पूरा का पूरा चैप्टर। मैंने क्या सुना था मैं बताता हूँ आपको। मेरी सिस्टर भी अभी 12th में है, तो मैं आप लोगों को पढ़ा था, तो मैंने एक दिन उससे सवाल पूछ दिया कि क्या तुझे भी हिरोन का फॉर्मूला आता है? तो कहते भैया मुझे तो नहीं आता। और इसका रीज़न बताऊं क्यों है, उसको याद नहीं है ऐसा नहीं है। इसका रीज़न है कि जब वो 10th क्लास में थी, 9th में थी, तब उसके सिलेबस से ये सीबीएसई ने हटा दिया। और आज के डेट में हिरोन फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं तो उसको अनपढ़ समझूंगा ना। तो ऐसे आप लोग अनपढ़ मत समझना। हिरोन फॉर्मूला क्या, आप लोगों को जितनी भी एनसीईआरटी, मतलब फर्स्ट से लेके 10th तक की जितनी भी एनसीईआरटी हो, सारी की सारी आपको अच्छे से आनी चाहिए। वो अगर एनसीईआरटी आप लोगों को अच्छे से आ गई तो इसका मतलब आप लोगों का मैथ्स जो है, वो बेसिक्स जो हो गए, वो मेरे हिसाब से मजबूत हो गए। और फिर मैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। जब अपने बेसिक मजबूत होंगे, अपन बेसिक क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो ही तो अपन एडवांस के भी क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग आप लोगों को पहले बेसिक्स मजबूत करवा रहे हैं, और हो सकता है कि 9th के सिलेबस में ये ना हो, बट मैं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी तो नहीं है इसमें से आएगा, बट ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को हिरोन का जो कंट्रीब्यूशन था, उस बंदे ने जो मैथमेटिक्स को अपनी पूरा जीवन समर्पण किया था, यानी अपना पूरा जीवन दिया था, उस बंदे का आपको कंट्रीब्यूशन यहाँ पर याद आएगा जैसे ही आप लोग हिरोन्स फॉर्मूला पढ़ोगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं जल्दी से चैप्टर की तरफ। और इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे हिरोन ने कैसे अपने फॉर्मूला को डेरिवेशन पे, मतलब उसका डेरिवेशन किया है, उसका कैसे उस फॉर्मूला को डिराइव करके उसने एक करेक्ट ऑर्डर में बनाया है। हम सब वही सीखेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिएगा। अगर आप लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए होते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसा ही प्यारा प्यारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ और बहुत ही मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, यानी कि आज के चैप्टर की तरफ। जल्दी से बढ़ते, जल्दी से। इंट्रो रोल नहीं होगा, इंट्रो तो पहले ही हो गया रोल। तो आप लोगों के पास में हिरोन का फॉर्मूला क्या आता है, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर्मूला जो है वो अपने पास में है कुछ ऐसा, हिरोन्स फॉर्मूला। इक्वल टू, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला अंडर रूट में होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ये आप लोगों के पास में आपका हिरोन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ A B C जो है वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, और जो S है वो आप लोगों के पास में सेमी पेरीमीटर। इसको S को तुम लोग ऐसे बना लेना, ऐसे मत बनाना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी ना तुम लोगों को भी। ऐसे डंडी खींच देना ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ये अपना S ही है ना। ठीक है, S सेमी पेरीमीटर हो गया। बट सर हमें ये तो पता लग गया कि ये चीज है, बट सर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे कैसे,
देखो बहुत इजी चीज है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हो आप लोग? सर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तो सर कितना इजी चीज है सर, आप तीनों साइड्स को जोड़ दो और पेरीमीटर बन जाता है, यानी a प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ आप लोगों के पास में? आधा पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर को कभी भी आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपके पास में सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि जो s की वैल्यू होगी वो ये होगी, तीनों के डिवाइड करके उसे आपको इससे माइनस माइनस करते करते, और आप टेंशन मत लो, उतनी गंदी वैल्यू नहीं आएगी कभी भी। रूट की जो वैल्यू है वो इसीलिए रूट में फॉर्मूला गिवन है क्योंकि इसमें आपको कभी भी गंदी कैलकुलेशन आएगी नहीं, आप लोगों को इजी इजी चीज़ें आएगी, जैसे 49 का आ जाएगा। स्क्वायर्स जो आप लोगों को मैं बताऊंगा भी, और वैसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं, आप बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चों को बताएंगे, आप तो 9th क्लास के बच्चे हो तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो स्क्वायर में ही आएगा कोई ना कोई, या क्यूब में आएगा, ऐसा ये ध्यान रखना, ठीक है? तो आपका इजीली ये निकल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, अब इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, थ्योरी कंप्लीट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के पास में थ्योरी कंप्लीट। थ्योरी इतनी सी थी। अब आप लोग भरपूर क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस पे लगते हैं अपन, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करते हैं हम जल्दी से। देखो आप लोगों के पास में ये आपका पहला सवाल आ चुका है आज की क्लास का। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें आप लोगों के पास में आपको दे रखा है फिगर, कौन कौन से दे रखे हैं आपको 2 साइड्स दे रखे हैं, और आपको दे रखा है कि पेरीमीटर क्या है आप लोगों का। तो सब इसमें तो हमें थर्ड साइड गिवन ही नहीं है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, आपको पेरीमीटर का हिंट दे दिया ना। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हाँ, अपॉन 2 मत लगाना, ये वो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला था, ये आपको समझने की जरूरत है। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है, यानी कि 32 इक्वल टू 11 प्लस 8 प्लस सी, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएगा 19, 32 माइनस का 19 इक्वल टू सी, यानी कि अपने पास में सी कितना आ गया? सी आ गया अपने पास में 13 सेंटीमीटर। तो अब बात करते हैं कि भाई साहब 13 सेंटीमीटर सर आ तो गया, तो अब मेरे को सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या जरूरत है भाई? सेमी पेरीमीटर क्या होता है? 2s इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, यानी कि s की वैल्यू क्या हो गई? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हो गई, तो आप s माइनस ए भी यही निकाल लो। s माइनस ए इक्वल टू 16 माइनस 11 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। s माइनस बी भी यही निकाल लो, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और s माइनस सी भी निकाल लो, यानी कि 16 माइनस 13 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यानी कि आप सीधा हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। हीरोन्स फॉर्मूला अब नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एटमोस्ट अपन ट्राइंगल का एरिया तो निकाल दें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला लिखने के हमेशा आपको 1 नंबर मिलते हैं, ये आप ध्यान रखना। 1 नंबर, आधा नंबर, कुछ तो आपको मिलेगा कि फॉर्मूला बच्चे ने लिखा है, एफर्ट उसको फॉर्मूला पता है, टीचर को पता लग जाएगा। इससे क्या होगा, देखो कोई बच्चा अगर बिना फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, भले ही उसे आता भी है, और अगर हल्का सा वो गलत कर देगा ना, तो टीचर सोचेगा ये तो अंधाधुंध काम कर रहा था, इसको पता ही नहीं था फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला नहीं होने की वजह से वो अज्यूम्पशन ले लेगा कि आपको फॉर्मूला नहीं आता, बल्कि आपको आ रहा होता है, और वो आपके नंबर काट लेगा। अगर वो आधे नंबर काटने बनते हैं तो वहाँ पे वो 1 या 2 नंबर काट लेता है। तो ये ध्यान रखना कभी भी कि फॉर्मूला आना आप लोगों को जरूरी है। फॉर्मूला सबसे पहले लिखना एरिया ऑफ ट्राइंगल का, उसके बाद फिर सॉल्वेशन चालू करना। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को 16 को इंटू करना है। ये अपने पास में आ गया 5 सेंटीमीटर, ये अपने पास में आ गया 8 सेंटीमीटर, ये अपने पास में आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास में क्या आ गया। अब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ कुछ बनता हुआ, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 हो गया आप लोगों के पास में 24 इंटू 5 आप लोगों के पास में हो गया 120। तो आप लोगों के पास में हो गया 16 इंटू 120। देखो 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 देखो, एक मेरे को बहुत इजी चीज दिख रही है यहाँ पे, चीजी नहीं इजी। अगर मैं 8 को छोड़ के बाकी तीनों को अगर मैं इंटू कर लेता हूँ, यानी कि 15 इंटू 16 में कर दूँ, तो 15 इंटू 16 मेरे पास में हो गया 30, और ये हो गया अपने पास में 9, 5 और 1, यानी कि 0, 4, 1, यानी कि हो गया 240, यानी कि 8 इंटू 240 रूट में आ गया मेरे पास में। 240 का एलसीएम लो यार,
240 का एलसीएम। तो आप लोगों के पास में आपको आंसर दिख गया, क्या हो गया? आप लोगों के पास में आंसर हो गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि भाई साहब अपना जो ट्राइंगल का एरिया आ गया, अगर आप लोग बेस इनटू हाइट वाले फॉर्मूले से लगाते ना, आप लोगों का 7 जगह में आंसर नहीं आता, आ तो जाता, लेकिन आप लोग एल्टीट्यूड कहाँ से लगाते? एल्टीट्यूड तो आप लोगों के पास में था ही नहीं। तो हेरॉन्स फॉर्मूला ने क्या किया? हेरॉन्स फॉर्मूला ने जो अपना निकालने का जो फॉर्मेट था एरिया को, वो चेंज कर दिया। कैलकुलेशन इतनी नहीं है, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे इसको इनटू कर लिया, मैंने 240 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में आपको पता है कि अगर अगर ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो ये एक रूट तोड़ेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर है, और ये भी 2 का स्क्वायर था इसलिए एक रूट टूटा, और ये सिंगल डिजिट थे इसलिए रूट नहीं टूटा इनका, तो रूट में ही रह गए। तो 2 × 5 × 3, अब बाहर हो गया 2 × 2 × 2, एक 2 इधर से आया 8 से, और एक 2 अंदर ही रह गया, ठीक है। तो आपके पास में हो गया 8 × √30, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास में कितना आसान हो गया इस हेरॉन्स फॉर्मूला यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के नए फॉर्मूला से आप लोग कितनी आसानी से अपना सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत ही जल्दी से। देखो आप लोगों के लिए ये मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा है, अपन को थोड़ा बोर्ड चाहिए होगा, तो मैं आप लोगों के लिए थ्योरी पढ़ देता हूँ। अ ट्राइंगुलर पार्क ABC हैज़ साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया, देखो गार्डनर का नाम भी धनिया है, धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। यानी कि क्या कहना चाह रहा है? अपने पास में है एक ट्राइंगुलर प्लॉट होता है ना, प्लॉट जमीन, एक ट्राइंगुलर जमीन है अपने पास में, जिसका तीनों साइड्स गिवन है अपने को। एक गार्डनर है, धनिया नाम का गार्डनर है, धनिया। वो क्या चाहता है? वो इसमें फेंसिंग और गार्डनिंग करना चाहता है, ग्रास उगाना चाहता है, यानी कि ग्रास, ठीक है। तो ये धनिया क्या कह रहा है कि धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? यानी कि धनिया एक गार्डनर है, वो लेडी गार्डनर है, शी इसमें इंडिकेट कर दिया कि लेडी गार्डनर है। तो वो कहना चाह रहा है कि उसे ग्रास भी अंदर प्लांट करनी है और एक फेंस लगाना है, सिर्फ एक फेंस, 3 मीटर का जो एक फेंस है वो लगाना है। तो इसका मतलब उसके पास में कितना एरिया हुआ जो उसे प्लांटेशन के लिए चाहिए होगा, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बार्ब वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। यानी कि एक 3 मीटर का सिर्फ गेट है, उस गेट की जगह छोड़ के बाकी सब जगह जो है वो बार्ब वायर जो होते हैं ना, वो लोहे वाले जो कांटे होते हैं जो BSF के ऊपर होते हैं ना, ऐसे गोल गोल से होते हैं बार्ब वायर, उनको बार्ब वायर कहते हैं। ऐसे वाले होते हैं ना कांटे, पूरे ऐसे वाले स्प्रिंग जैसे होते हैं, और ऐसे उगे हुए होते हैं उस पर कांटे, कोई भी हाथ लगाएगा तो आपके वो चुभ जाएंगे कांटे, है ना, वैसा कांटे होते हैं बार्ब वायर में। तो बार्ब वायर उसे कहते हैं अपन लोग। तो गेट को छोड़ के बाकी सब जगह ट्रायंगुलर प्लॉट पे बार्ब वायर लगेंगे। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो आप लोगों के पास में बार्ब वायर की फेंसिंग आई ₹20 की पर मीटर भी लिख देते हैं अपन, पर मीटर। लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। यानी कि क्या कह रहा है कि एक साइड पे 3 मीटर स्पेस तो आपको गेट के लिए छोड़ना ही है। तो देखो बात बड़ी सिंपल है। अगर आप लोग एरिया निकालोगे जब भी तो पहली बात तो आपका काम होगा, है ना। सबसे पहले अपन को एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 चीजें पूछी गई है। पहला तो आपको पूछा गया एरिया, और दूसरा आपको पूछा गया कॉस्ट ऑफ वायरिंग। तो एरिया निकालने के लिए सर मुझे पता है मेरे पास फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ वायरिंग के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, वो पेरीमीटर की वजह से निकलेगा। पेरीमीटर निकालोगे तब वायरिंग का कॉस्ट निकलता है, कभी भी ध्यान रखना। अगर आपको कॉस्ट पूछे किसी भी फील्ड का दे दिया जाए तो कभी भी ध्यान देना कि पेरीमीटर जब आप तक फाइंड नहीं करोगे, पेरीमीटर को आप इनटू कर दोगे तो कॉस्ट से तो आपका वो पूरा एरिया का आ जाएगा कॉस्ट। बात करते हैं ए क्या है सर, ए है 120 मीटर, बी है सर हमारे पास में 80 मीटर्स, सी है हमारे पास में 50 मीटर। तो एस क्या हो गया अपने पास में 2s जो हो गया, बेसिकली इसको थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ
जगह अपने पास खूब है अभी। 2s इक्वल टू कितना हो गया, इन तीनों को मैंने ऐड किया यानी कि अपने पास में 250 मीटर्स हो गया, है ना। तो s की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, मेरे पास में होगी 125 यानी 125 मीटर s की वैल्यू हो गई। यानी कि मेरे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हुआ, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s क्या हुआ अपने पास में 125 इंटू s माइनस ए क्या हुआ अपने पास में, s माइनस ए यानी कि 5 मीटर इंटू s माइनस बी क्या हुआ, s माइनस बी, इसको ब्रैकेट को हटा दो ना, ब्रैकेट तो कोई काम का ही नहीं है हम। हाँ, s माइनस बी क्या हुआ, b 1 सर अपने पास में होगा ये 45 इंटू s माइनस सी अपने पास में हो गया कितना 50 कटा ना, तो 125 में से 50 यानी कि 25 और 25 75 आपके पास में बच गया। अब इसको आप इंटू करके देख लो, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा फिगर आ जाएगा, ये मुझे पता है, लेकिन ये सब 5 के अंदर अंदर ही आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको आंख बंद करके इस फिगर को आपको कभी भी सॉल्व करना हो तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आंख बंद करके आप 125, 5, 45 और 75 इन सबको आप देख लो। 5 तो आपको लेना ही नहीं है क्योंकि 5 में तो आपका कोई काम ही नहीं होने वाला ना, 5 के तो आपका खेल ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 तो सिंगल ही है ना, 5 तो अंदर ही रहेगा। तो इस खेल का जो आंसर है वो मैं आप लोगों के पास में सीधा लिख देता हूँ, आपको ज़रूरत ही नहीं है इसको सॉल्व करने की क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ है। 375 इंटू √15 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास में हो। अब बात करते हैं सर, ये तो एरिया आ गया, इतना एरिया उसको चाहिए गार्डनिंग के लिए, ठीक है, इतना एरिया उसके गार्डनिंग के लिए हो गया। बात करते हैं सर कॉस्ट की, यानी कि कॉस्ट सर कितनी आएगी बारबिंग की, तो पेरीमीटर देख लो, जो कि अपन को पता है ना 250 है, 250 मीटर्स 250 है, बट सर 3 मीटर तो मुझे हटाना पड़ेगा, 3 मीटर वाई, क्योंकि वहां पे तो सर गेट लगेगा, यानी 247 मीटर ही हुआ, इंटू का 20 कर दो, कॉस्ट आ गई, यानी कितना हो गया ये आपके पास में 247 इंटू 20 यानी कि 000, यानी कि आपके पास में आ गया 14, 8 और 9 और 4, 4,940 रुपीज़ आपकी कॉस्टिंग आ गई बाग वायरिंग की, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजी हो गया इस एक सिंपल सी एक बेसिक फार्मूले से रिलेटेड, है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं इस चीज़ से। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि भाई साहब अपन को क्वेश्चन इजी बनाना है, ना कि क्वेश्चन को टफ बनाना है। तो कभी भी आप अगर इसकी कैलकुलेशन में अटको, ये कैलकुलेशन अटकाने वाली है, तो आप लोग क्या करो, इन चारों को इंटू कर लो और उनका एलसीएम निकाल लो, तो आपके पास में आराम से वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन इस लेक्चर को आज के खत्म करेंगे, फिर अगले लेक्चर में जो है अपन ये चैप्टर ही खत्म कर देंगे। देखो 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 देखो, आप लोगों के पास में एक ट्रायंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास में। ट्रायंगुलर प्लॉट में क्या है आप लोगों के पास में 3x, 5x और 7x। इस हिसाब से आपको रेशियोज में बेसिकली 3 और 5 और 7 है, बट अपन ने x मान लिया क्योंकि ये कुछ इतना तो होगा नहीं, ये रेशियोज में, रेशियो एट लीस्ट से लीस्ट में आता है रेशियो, यानी कि सबसे लीस्ट नंबर पे रेशियो आता है, तो इतना तो होगा नहीं, तो अपन ने 5x मान लिया। लेट कंसिडर द साइड्स b 3x, 5x एंड 7x, ठीक है। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर से आप क्या करोगे, पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगा दो, x की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास में 5x + 7x इक्वल टू 500, यानी कि आपके पास कितनी आ गई है, ये आपके पास में आ गई 12 और 15 आ गई 15x, तो ये आपके पास में 500 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास में 3 वेट, तो 15 इंटू 2 करो कितना हुआ, यानी कि आपके पास में 20 आ गई। एक सेकंड, वेट अ सेकंड, अरे हाँ यार ये तो 300 है ना, अपन ने 500 क्यों लिखा है यहाँ पे, वही मैं सोचूँ कि गलत क्यों आ रहा है कैलकुलेशन, वही मैं सोच रहा हूँ कि गलत क्यों आ रहा है, गलती कर देते बच्चे, आप मत करना गलती। 15 इंटू 2 करो 30, तो ये आपके पास में 20 इक्वल टू x की वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास में जो आ गया ए साइड क्या आ गया,
ए आ गया आप लोगों के पास में, ए ये छोटा वाला ए है, ये आप लोगों के पास में क्या आ गया, ये आपके पास में आ गया 60 मीटर। बी आप लोगों के पास में आ गया 100 मीटर एंड सी आप लोगों के पास में आ गया 140 मीटर। ठीक है, ये 3 चीज़ें आ गई। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है। सर हमें पेरीमीटर तो पता है, तो इसका मतलब 2s का वैल्यू क्या हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2s का वैल्यू, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है ना, अब तो पता होना चाहिए ना इतना। 2s का होगा 150 मीटर, यानी कि सर s माइनस ए क्या हुआ, s माइनस ए हुआ सर मेरे पास में 150 माइनस का 60, यानी कि मेरे पास में हो गया 90 मीटर। s माइनस बी मेरे पास में क्या हुआ 150 माइनस का 100 इक्वल टू 50 मीटर, और s माइनस सी मेरे पास में हो गया 150 माइनस का 140 इक्वल टू 10 मीटर। अब मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। एक सेकंड मैं इंक भर के आता हूँ। वो क्या है ना, एक क्लास के तो लेक्चर नहीं चलते, रोज 3 क्लासेस चलते हैं लेक्चर, तो वो दिक्कत हो जाती है, इंक खत्म हो जाती है जल्दी से। एक ही मार्कर है ना, मार्कर तो वैसे मैं ला रखा हूँ नया, लेकिन मैं एक ही अभी यूज़ कर रहा हूँ। पहले ये तो खत्म करूँ, उसके बाद फिर नया यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अपने पास में अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो सर जी मेरे पास में तो s मेरे को पता है सर, मेरे पास 150 मीटर है, 150 है, इंटू s माइनस ए सर कितना है 90 है, इंटू सर s माइनस बी कितना है 50 है, इंटू s माइनस सी 10 है। तो इसका मतलब आपके पास में क्या आया, ये तो आ गया आपके पास में 4500, यानी कि आप लोगों के पास में 150 इंटू 4500 यानी कि 45,000 और इंटू 150। तो आप करके देख लो कितना होगा। मैं सीधा आप लोगों को आंसर बताता हूँ, 1500 इंटू √3 मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों के पास में आपका सीधा एरिया का आंसर आ गया। बाकी आप कैलकुलेशन करते रहना, आपको बता दिया कैलकुलेशन कैसे करना है, आप लोग करते रहना। ठीक है, ये आप लोगों के पास में आपका आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। आपका एक्सरसाइज 13.1 जो है वो होमवर्क रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत ही आसानी से अब वो कर लोगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5-5-6 क्वेश्चन है। वैसे तो सीरीज लेके आएंगे, बट आप लोगों को पहले ट्राई करना है, उसके बाद फिर अपन सीरीज में आप लोग चेक करोगे कि हमने सही किया है या गलत किया है। जो गलत किया आप लोग मेरे से डाउट पूछोगे कि सर हमने कहाँ गलती करी, और अगर आप लोगों को पता लग जाए तो बढ़िया चीज़ है, और नहीं पता लगे तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया आप लोगों के साथ में पढ़ाई करके। 9th क्लास के बच्चों का जो जोश है वो थोड़ा अलग ही जोश है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।